बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव पे डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वजीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि अफगान तालिबान बदल चुके हैं, ये बंदूक से फैसला करने वाले नहीं रहे। जबकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वफाक के वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म दिया है। दूसरी जानब आज फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पर 25 अरब रुपए बाहर भेजने का इल्ज़ाम है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और दीगर वज़रा से सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला तो किया है, लेकिन इन हालात के तनाजुर में जहाँ पे खित्ते और ख़ासकर हमारे पड़ोस में सिक्योरिटी कंसर्न्स हमें नज़र आ रहे हैं, क्या ये सही फैसला है आप समझते हैं? देखिए, अभी तो मेरा ख्याल है कि पिछले 48 घंटों में चीज़ें वहीं रुक गई हैं। अमेरिकन एलामिया जो हुआ पिछले हफ्ते, पैनिक फैला, फिर चीज़ें रुक गई, तो बहुत तेज़ी के साथ हो गई थी बहुत सारी चीज़ें। तो अब वो चीज़ें अपनी जगह रुक गई हैं सारी। पाकिस्तान में जो कुछ होना है उसका फैसला भी खित्ते के वाक़यात करेंगे, और हर जगह एक खामोशी से सन्नाटा सा छा गया। वो कोई वाक़या होगा, कोई ऐलान होगा, क्या होगा, लेकिन ये सियासत का एकदम से खामोश स्टेटस को आपको नज़र आ रहा होगा। मुल्क की सियासत में ये बात यहाँ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बाहर गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बात हुई है उससे पहले। ज़ाहिर इस तरह तो नहीं जा सकते वो वाशिंगटन, लेकिन वो जाके इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपनी भी कोई बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, अपनी ज़रूर बात करेंगे पार्टी के हवाले से। और ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना कि उनसे पूछा जाए तो वो सिर्फ ज़ाहिर पाकिस्तान के हवाले से हट के भी उनकी अपनी पार्टी की पोजीशन भी है। वो बात जो भी होती है फिर उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी उनकी बातचीत है, और उसके अलावा 2 कॉन्फ्रेंसेस की अभी तक इतला रही शरीक हो रहे हैं, और फिर कोई 8 दिन वहाँ रह के उसके बाद वो इलेक्शन से पहले, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से पहले वापस आ जाएंगे। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, खान साहब जो हैं वो जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान वो जा रहे हैं, और उज़्बेकिस्तान में उनकी मुलाकात अशरफ गनी से हो रही है, हज़रत खलीजा से हो रही है। हो सकता है कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पहुँच जाएँ, चाइना के वज़ीर ख़ारजा, और ज़ल्मे खलीजात भी हैं, उज़्बेक अशरफ गनी, उज़्बेक सदर, ये सारे, और माहिदे वगैरह वहाँ पे होंगे। एक मैं आपको बात बताऊं, और वो बड़ी अहम है यहाँ पे बात करना, और वो ये है कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये इस जैसे पहली 2 जंगों के थिएटर्स थे, इसी तरह से ये जो जंग है, बड़ी जंग, इसके जो हैं ये इसके बहुत ज़्यादा थिएटर्स हैं, आउटर स्पेस से लेके, साइबर से लेके, इलेक्ट्रॉनिक से लेके, ठीक है, पानियों तक, जो कि पहली जंगों में पानी तो हमेशा, पानी और ज़मीन तो हमेशा जंगों का हिस्सा रही है ना, लेकिन जाहिर है कि एयर नहीं रही। जब जहाज़ आया तो स्टार्ट हुआ एयर वॉरफेयर, लेकिन तारीख़ में हमेशा ज़मीन और फिर उसके बाद पानियों पे लड़ाई हुई होगी, पहले यकीनन ज़मीनों पे हुई होगी। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि आज एक नया महाज खोलते हैं, ठीक है, आज एक नया थिएटर खोल लेते हैं, और उस थिएटर का हम नाम रखते हैं LAC, ठीक। और LAC से मुराद कतन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। इससे मुराद जो है वो है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, और ये बहुत 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 5-6 दफ़ा इसको बहुत कहें तो ये बहुत अहम महाज है इस बड़ी जंग का। बिल्कुल है। और लातीनी अमेरिका, इसको लैटिन इसलिए कहते हैं कि अब लैटिन ज़बान तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके आगे जो अंडे बच्चे हैं उसमें स्पेनिश और फ्रेंच और इटालियन और ये सारे, चूँकि कॉलोनीज़ वहाँ पे रही हैं, पुर्तगाल, तो ये कॉलोनीज़ रही हैं, तो उस हवाले से वो लैटिन अमेरिका, और यहाँ पे वो कॉलोनीज़ थी एक ज़माने में। एनीवे, इसको जनूबी अमेरिका भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसमें मिडल और सेंट्रल और उस तरह से भी तारीफ़ कर लेते हैं, लेकिन इसको लैटिन ही कहा जाए तो बेहतर है। अच्छा, अब ये हो नहीं सकता कि सर जंग हो चाइना और अमेरिका की। अभी पाकिस्तान से ताल्लुक निकलता है इसका, अभी आपको पाकिस्तान से ताल्लुक, इसको जोड़ के बताता हूँ कि पाकिस्तान से कैसे ताल्लुक निकलता है।
ये लैटिन अमेरिका का जिक्र हो और सर जंग हो और लैटिन अमेरिका ना हो, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट मॉनरो की उन्होंने स्पीच की थी कांग्रेस में, और उसमें उस स्पीच को जो है वो मॉनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है। उन्होंने ये कहा था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यानी अगर आप पूरी दुनिया का नक्शा उठाएं और उसको दो हिस्सों में ऐसे कर दें, तो जो मगरबी आधा है उस तरफ किसी हम ताकत को आने नहीं देंगे, और आने मत देना, किसी को आने मत देना, ये जो है ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो इससे पिछली सर जंग थी, उस जंग में एक बहुत अहम नजरियाती, प्रॉक्सी नहीं कहूंगा मैं, नजरियाती, क्योंकि वहां कामयाबियां भी हुई और वहां भरपूर कत्ल गारत हुई। अगर सबसे ज्यादा कहीं खून गिरा है तो वो लातीनी अमेरिका में गिरा है, ठीक है, या साउथ अमेरिका में गिरा है, क्योंकि वहां पर जो तहरीकें उठी वो हकीकतन चूंकि गुर्बत थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे ये जो इंडिया में मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इंडिया को असल खतरा जो है वो अपने उन जो सिस्टर स्टेट्स हैं वहां पे गुर्बत, जंगल, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल जो है बाकी दुनिया से राब्ते नहीं हैं और गुलाम बना रहे हैं लोग, तज़हीक से देख रहे हैं। तो ये एक माहौल जो कि आपको इंडिया की कुछ रियासतों में नजर आता है, ये माहौल आपको यहाँ के बड़े इलाकों में नजर आता है, जो कि जनूबी अमेरिका, ये लैटिन अमेरिका, ठीक, और बड़े मुल्क इसमें। अच्छा, यानी अब आप देखें ना कि ब्राजील, अर्जेंटाइन, उसके बाद आपका क्यूबा, ठीक है। अच्छा, LA का मतलब है लैटिन अमेरिका और C का मतलब है कैरिबियन, तो LAC मैं इसलिए कह रहा हूं, कैरिबियन को भी साथ जोड़ रहा हूं। अच्छा, उसके बाद फिर कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया, अर्जेंटाइन, बड़ा, उसके बाद चिली, उसके बाद आपका जो है वो पेरू, फिर उसके बाद जो इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर पनामा, फिर कोस्टा रिका, फिर ग्वाटेमाला, फिर एल साल्वाडोर, मैक्सिको सबसे बढ़ के, ठीक है। तो ये जो है ये अब अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मसला खामोशी से पिछले 4-5 सालों में खड़ा ये हुआ है। ये इस जगह इसलिए अहम है कि इस जगह पर मतलब क्यूबा, आप जहन में लाए ना अपने क्यूबा, तो क्यूबा के बगैर कौन सी सर जंग, ठीक है। और एक 39 साला नौजवान जो है, जिसको 39 साल की उम्र में मार दिया गया, और मारने के बाद जो है वो उसकी कई सालों के बाद जो है वो एक 2 दहाइयों के बाद कहीं पे 7-8 लोगों की एक इज्तिमाई कब्र में से हाथ पीछे बंधे हुए, तो एक लाश के बारे में कहा गया उसकी लाश है, तस्वीरें उसकी उतार ली गई थी, और वो डॉक्टर था, बड़ी जो है वो अच्छी फैमिली से, डॉक्टर, साइकिलिस्ट, उसको शिगवेरा के नाम से हम याद करते हैं तारीख में, और उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। 39 ईयर्स की एज उसकी, डॉक्टर था और साथ उसके पोइट भी था, पढ़ता भी था, एथलीट भी था, और मोटरसाइकिल डायरीज, इसने जब ग्रेजुएशन की अपनी, डॉक्टर बन गया, तो उसने मोटरसाइकिल के ऊपर ये इसने एक साल के दौरान, पहला एक साल कहते हैं कि इसने 2500 माइल, 2,500 माइल जी इसने ट्रैवल किया, और फिर अगले साल इसने 4000 माइल पूरा साल इसने, और उसको दरमियान में ये लोगों से मिलता था, कहीं इधर उधर जाता था, देखता था गुर्बत कैसी है, ये पूरा इंस्पायर हुआ। इसके जो वालिद हैं वो भी मार्क्स और लेनिन के ख्यालात से उनका झुकाव था। तो ये फिर प्रॉपर वहाँ पे जो फिदेल कास्ट्रो जो इनकलाब लेकर आ रहे थे उसका ये हिस्सा बना, इसने उनको ज्वाइन किया, और इसको फिर जो है वो मौका मिला, इसने ये उनका मिनिस्टर बन गया। तो कास्ट्रो ने फेंक दिया ना उठा के, मतलब कास्ट्रो की जो मतलब चंद वाहिद, मैंने आपसे कहा ना कि जो प्रॉक्सी नहीं थी, कास्ट्रो तो खुद एक पावरफुल शख्स था ना जी। और तो उसने वहां पर वो जो एक था CIA ने पैतीसा, जनरल पैतीसा, तो जनरल पैतीसा की उसने गवर्नमेंट को उलट दिया और कास्ट्रो आ गया।
तो कास्ट्रो जब आया तो उसके बाद कास्ट्रो ने जो है वो ये उनके साथ मिनिस्टर बन गए। ठीक। और मिनिस्टर बने और उसकी हैसियत में इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की चे गुवेरा ने जनरल असेंबली से भी खिताब किया। अच्छा। मतलब हाँ मतलब बड़ा। और लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ये आसपास के जो है कि आप देखें ना मैप में अगर देखें तो बिल्कुल ही ये दाएं बाएं आगे पीछे ये इनकलाब लाने, कोस्टा रिका में इनकलाब लाने की कोशिश कर रहा था। ये फिर इसने कहा पैनामा में आ जाए, फिर उसके बाद ये तो बोलीविया में भी इसने कोशिश की, वहाँ पर जो बागी थे उनको इसका मैसेज जा रहा था। तो दरमियान में फिर मुखबरी हुई और इसको पकड़ के जो है वो कत्ल कर दिया गया। और इसकी जो गोरिल्लास थे उन मतलब वो बयान ये होता है, जो इसकी किताबें छपी हैं उसमें बयान ये होता है कि जनाब इसको इसके गोरिल्लों ने एक फौजी बोलीवियन फौजी था 27 साल का, उसके कुछ साथियों को मार दिया था। तो उसकी ड्यूटी लगाई कि तुम शराब पी के फिर इसको तशद्दुद करो और मारो। बहरहाल वल्लाह आलम क्या हुआ इसका पता नहीं चला एग्जैक्टली कि किस तरह इसको किस तरह मारा गया। लेकिन कई सालों बाद फिर इसकी लाश वहाँ से एक मैस ग्रेव में से निकली। मैं ये सिर्फ भी कहना चाह रहा हूँ। और ये क्यों ये अमेरिका का बिल्कुल यानी आप समझें कि उनके साथ है। मतलब एक तरफ सोवियत मतलब वाहिद वक्त अगर यहां पर मतलब ऐसा हुआ कि अगर वर्ल्ड वॉर में ये न्यूक्लियर जंग होने लगी थी तो वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है, वो खुर्शीफ ने खामोशी से क्यूबा में अपने मिसाइल्स भिजवा दिए। क्योंकि उससे पहले वो बे ऑफ पिग्स का एक ऑपरेशन था जिसमें कास्त्रो की उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलटना था CIA ने। तो CIA ने क्या किया कि कुछ 1400 जो क्यूबन एग्जाइल्स थे और जो सामने ना आए तो सामने रखो क्यूबन एग्जाइल्स को, तो तिब्बत के जलावतन सामने ऐसे रखो ना, ठीक है ना, हाँ मतलब इस तरह के सामने उनको रखो, पीछे खुद रहो। तो उनको 1400-1500 को ट्रेन करके और उनको कोस्टा रिका में उतार दिया। और वहां पर कहा कि तुम जो 2 जहाज हैं हमारे अमेरिका के उनको पेंट कर दो। अब ऐसे ऐसे कमाल स्टोरीज है ना, उनको पेंट कर दो बिल्कुल कि ऐसा लगे वो क्यूबा के जहाज हैं और अगवा हो गए, और उनसे अटैक करो फिर यहाँ पे एयरफील्ड पे क्यूबा की, और फिर तख्ता उलट दो। पूरा फुल ऑपरेशन CIA का। अच्छा, बे ऑफ पिग्स ऑपरेशन को कहा जाता है। बे ऑफ पिग्स एक साहिली इलाका था, वो वहां वो उतरे, इसको पहले पता था। अच्छा, इसको पहले पता था। 150 मार दिए इसने, कास्त्रो ने पकड़ के, और 1100 गिरफ्तार कर लिए। अच्छा, वो नाकाम हो गया सुबकी, उसने कहा हमें तो CIA ने भेजा। अब ये जो शुरू हुआ कास्त्रो दुनिया भर में उसने जली करके रख दिया। पकड़ा गया जनाब, CIA ने भेजा था तख्ता उलटने के लिए। कास्त्रो का तख्ता उलटने के लिए कोई या उसको कत्ल करने के लिए 638 दफा जो है इसके ऊपर किताब लिखी गई है। 638 फिल्म भी बनी है, 638 वेज टू किल कास्त्रो। इसके ऊपर मूवी आई है बड़ी जबरदस्त। 2000 हर बार बचा। 2004 या 5 में इसके ऊपर एक मूवी आई है 638 वेज टू किल कास्त्रो। कास्त्रो कभी उसमें जो है वो सिगार में, कभी इधर, कभी जहर, आगे पीछे, ये बच गया जवान का बच्चा। अच्छा, लेकिन कास्त्रो जो है वो बिल्कुल वहां पर। अच्छा, उसके बाद जब ये फेल हो गया ये इसका तख्ता उलटने का और दुनिया भर में बदनामी हुई, तो बे ऑफ पिग्स वाले ऑपरेशन के बाद तो खुर्शीफ ने यहाँ पे खामोशी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स भेज दिए। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन्स भेज दिए क्योंकि उनके पास 7-8 थे इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब है 2 बर्रे आजमों के दरमियान। होटल्स भी हैं इस नाम के, इंटरकॉन्टिनेंटल, लेकिन मतलब ये है कि उसका 2 बर्रे आजमों के दरमियान। तो इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल्स थे, यानी ऐसा मिसाइल जो सोवियत यूनियन से अमेरिका तक आ सके, वो थोड़े से थे। इनके पास बहुत से 170 के करीब। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल की जगह में खुर्शीफ ने कहा कि मैं छोटे मिसाइल क्यूबा क्यों ना स्मगल कर दूं। तो क्यूबा उसने स्मगल कर दिए। उसकी पिक्चर्स उतर गई। वो U-2 स्पाई प्लेन जो था उसने तस्वीरें उतार ली। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ये जो अखबार हम दिखा रहे हैं और उस जमानी कटिंग, तो ये तस्वीर रख दी कैनेडी के आगे ले जाके उन्होंने कि ये अब कैनेडी का ब्लॉकेट करो, चारों तरफ से खेल लो। ब्लॉकेट का मतलब ऐलान जंग। लेकिन ऐलान जंग से बात नहीं बनी। कास्त्रो ने कहा अच्छा ठीक है। कास्त्रो ने उधर से रशिया को फोन किया, मतलब सोवियत यूनियन को फोन घुमाया फौरन, और मैसेज भेजा खुर्शीफ को कि ये प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दो अमेरिका पे। उधर वो तैयारी शुरू हो गई। इधर से जो है अमेरिका ने कहा कि हम जो है वो अगर फौरी तौर के ऊपर ये न्यूक्लियर वेपन सोवियत यूनियन ने ना हटाए
तो हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन क्यूबा में आके, क्यूबा बिल्कुल पिछवाड़े, बिल्कुल साइड पे पड़ोस में, ठीक है। तो ये जनाब वाहिद जो न्यूक्लियर जंग होने लगी थी वो। अब जनाब क्या हुआ है, अब ये हुआ इस वक्त अमेरिका का खामोशी के साथ पिछले 5-7 सालों में, जिसमें बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं। फिर आपको पता है ग्वाटेमाला, निकारागुआ, बगावतें हो रही हैं, तख्ते उल्टे जा रहे हैं, ब्राजील के अंदर जनरल पिनोशे आ गया, चिली के अंदर, उसको बिठा दिया। अभी जो मरा है चंद साल पहले, उसको मतलब बहुत वहां पे हर जगह पर जो है वो गड़बड़ होती रही। अब जनाब लेकिन क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि चंद साल पहले जो बेल्ट एंड रोड है, बेल्ट एंड रोड खामोशी से जब अमेरिका उलझा हुआ था मशरिक़ वुस्ता में, अफगानिस्तान में और बाकी जगहों पे, तो इस दौरान जो है वो बेल्ट एंड रोड जो है वो शी जिनपिंग जो है वो उसको, अच्छा ये आप देखें, ये है जनूबी, ये जो दरमियान में है ना, ये दरमियान में, ठीक है ना, ये जनूबी लैटिन अमेरिका है, अच्छा, ठीक है, ये लैटिन अमेरिका है। इसके ऊपर कैरिबियन है, ऊपर इसके यानी इसके शुमाल में कैरिबियंस हैं। अब आप ये देखेंगे ये अटलांटिक इंडियन यहां से यूं आएगा ट्रेड, या अफ्रीका से आ जाएगा या यूरोप से आ जाएगा इस यहां पे, और फिर यहां से सिर्फ कुछ नहीं है, जनूबी अमेरिका और चाइना के दरमियान कुछ नहीं है, सिर्फ समंदर है, पैसिफिक, सिर्फ पैसिफिक है। जिस तरह ऊपर अमेरिका है, इस तरह थोड़ा सा ज्यादा 200-300 मील और बढ़ा दें तो ये आप लैंड कर जाते हैं सीधा, यानी बिल्कुल कोई जमीन नहीं है, कुछ नहीं है। सोवियत यूनियन के लिए मसला था, या वो वहां से फायर करते तो चाइना क्रॉस करते, या वो करते, यानी उनका मिसाइल या जहाज या पूरा यूरोप, इनका तो सीधा से समंदर है बीच में, ठीक है ना, साउथ चाइना सी, इधर आप फैला दें इसको तो ये इधर पैसिफिक का दूसरा बॉर्डर जो है, ठीक है ना, जिस तरह ऊपर मियामी और पर्ल हार्बर है, इस तरह से नीचे जो है वो। तो बेल्ट एंड रोड जो है वो जनाब अब बेल्ट एंड रोड के अंदर मुकम्मल तौर पे आ चुका है लैटिन अमेरिका। अच्छा, और मैं इस दौरान आपको सिर्फ ये बताऊं कि पिछले चंद सालों के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कह रही हैं कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अराइव्स मैक्सिको सिटी फॉर स्टेट विजिट टू मैक्सिको। हमारा ध्यान तो यहां लगा रहा है ना, हमारा तो यहां लगा है, ये असल तो उधर असल गेम तो पड़ रहा है अमेरिका के पड़ोस में, घिराव, कंटेनमेंट ऑफ चाइना की बात भाई, अमेरिका ने खाक उधर, अमेरिका तो इंडिया रह गया ना, तो उधर से वो बैठ गए सारे, सुने, उसके बाद मैक्सिको पहुंच गए। उसके बाद जनाब चाइना दिल्ली क्या कह रहा है, शी जिनपिंग अपलॉड्स कॉपरेशन विद कोलंबिया, कोलंबिया में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद जनाब डील्स टू इंक कोस्टा रिकन मार्केट, चाइना डेली, ठीक है, कोलंबिया का दौरा, ये कोस्टा रिका में शी जिनपिंग जो खेल रहे हैं बच्चों के साथ, और वहां पे जनाब इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कह रहे हैं चाइना पार्ट ऑफ ब्राजील फ्यूचर, ब्राजील के फ्यूचर का जो है, और ये जो नए वहां पर आए हैं, हाँ, जैन बोल्सोनारो, उन्होंने कहा कि वो शी जिनपिंग जो है वो ट्रांसपोर्ट और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन कर दिया उन्होंने, चलें जी, मुबारक हो, मुबारक हो। उसके बाद राइटर्स क्या खबर दे रहा है, पनामा और चाइना साइन अकॉर्ड्स ऑन शी विजिट, ये यानी चलें जी, पनामा भी गया हाथ से। अच्छा, उसके बाद जनाब एसोसिएटेड प्रेस क्या खबर दे रहा है, अर्जेंटीना एंड चाइना, चलें जी, अर्जेंटाइन फुटबॉल खेलने बैठ के, अमेरिकन रग्बी के आए, ठीक है, वो भी जनाब वहां भी डील हो गई, ठीक है, बड़ी डील्स, बड़ी पोर्ट्स। उसके बाद जनाब आप चले जाएं आगे तो कॉन्सुलेट जनरल रिपब्लिक ऑफ चाइना न्यूयॉर्क कह रहा है शी जिनपिंग होल्ड्स टॉक विद वही जैर बोल्सोनारो के साथ ब्राजील में। चलें जी, ये आ जाए। क्यूबा में तो है ही कम्युनिस्ट पार्टी, क्यूबा में तो वही है ना अभी, ये ग्लोबल टाइम्स है दे रहा है खबर, चलें क्यूबा को भी देख लेते हैं, क्यूबा में क्या गुजरी। शी जिनपिंग ने अभी ये डियाज कैनेल को हेड ऑफ क्यूबन कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराही वजीर आजम बन गए हैं अभी दोबारा। अच्छा। तो वहां तो इश्यू नहीं ना, वो तो घर की बात है, लेकिन मसला ये है कि ये सारे के सारे मुल्क चले गए बेल्ट एंड रोड के अंदर, और अमेरिका इस बात नहीं अमेरिका उधर, ये तो अजाब, वो तो सिर्फ वेनेजुएला के अंदर एक बिठाया था उसको, वो वहां फड्डा पड़ा हुआ है। अच्छा, एक अब आप सुनिए बात जरा, ये जो मैं कल कह रहा था प्रॉक्सी वॉर्स, ये प्रॉक्सी वॉर्स जरूरी नहीं असलहे से हों, असलहा और ये सारे, इसमें एनजीओज हैं, इसमें आपको तो सर्च जंग की सबसे कामयाब प्रॉक्सी किसको कहा जाता है, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन गैदर करता था, सबसे ज्यादा इतलात कौन पहुंचाता था, और सबसे ज्यादा पैगामात की रसाई आगे कौन करता था। अब इसको सीआईए ऑफिशियल क्लेम नहीं करते, उन लीक डॉक्यूमेंट्स में
2 या 3 जगह लिखा है, वो मैं कल रेफरेंस दे दूंगा। किसी को याद है 60 और 70 की दिहाई में क्या है वो जनरेशन एक्स और जनरेशन उससे पहले जो थी, अच्छा, तो वो जो है वो बेबी बूमर्स को यकीनन याद है और जनरेशन एक्स को भी याद होना चाहिए। एक चली थी जिसको कहते थे, पता नहीं कितने लोगों को याद है, हिपीज होते थे, हिपी मूवमेंट चली थी एक 60 की दिहाई में, 60 और 70 की दिहाई में हिपीज मूवमेंट चली थी। और हिपीज वो इंडिया में भी इधर भी वो दम मारो दम करके गाने चल रहे हैं, ये वो हिपीज मूवमेंट है, ठीक है। और जनाब कई इलाकों में प्रेजेंस है नहीं, अब जरा ये उस वक्त थी, ये वो बस उसके बाद वियतनाम वॉर के बाद इनका उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पीछे ये प्रोजेक्ट जरा थोड़ा सा पीछे, रॉक बैंड्स आगे, इंफॉर्मेशन इधर उधर, ये होते थे अमन के पुजारी, मतलब ये निकलते थे अमन के पुजारी हैं, ये बस इधर से उधर पहुंच गए, कम्युनिस्ट मुल्कों में भी पहुंच गए, इनका काम अमन है, इनका कोई लड़ाई झगड़े से ताल्लुक नहीं है। अब इनको रोक भी नहीं सकते कि अमन के, क्योंकि उधर ये वियतनाम वॉर के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, तो कोई शक भी नहीं कर सकता कि जंग खत्म करो। अच्छा, इधर फूल लेके जा रहे हैं, डांस हो रहा है, जहां जा रहे हैं, पाकिस्तान में भी उतरे, इंडिया पहुंच गए, उधर पहुंच गए। ये बड़ा प्रॉपर प्रोजेक्ट था सीआईए का। अच्छा, ये इसको नहीं मानती, लेकिन उनकी कुछ बुक्स के अंदर जो है वो ये बड़ा, और मैंने जब ये पढ़ा फर्स्ट टाइम तो मैं वाकई मैंने कहा ओ ऐसे होता था, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती थी ना, एक उधर चला गया, एक बैंड पीछे से आएगा, वो वापस चले जाएंगे, कुछ लोग, कुछ लड़कियां लड़के उधर चले जाएंगे, इंफॉर्मेशन दी, बाकी लोग नहीं, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग है ना, पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ ना पूरी दुनिया में, मतलब 1000-2000 हिपीज जा रहे हैं, वो एक जगह ठहर गए, उनको उस मकामी लोगों ने बहुत खुश आमदीद कहा, उन्होंने 8-10-15 वहां पे अपने लोग बिठा लिए, इंफॉर्मेशन दे ली, एक दो को पक्का कर लिया, कोई वापस भेज दी, यहाँ पे ये हो रहा है, तो मुझे घूमते रहते थे, कंबोडिया पहुंच गए, कभी चाइना पहुंच गए, इनको कोई रोक नहीं सकता। हिपी मूवमेंट अच्छा प्रोजेक्ट था। अच्छा, तो मैं बात सिर्फ ये कह रहा हूं कि अब जनाब क्या हुआ है कि अब जो कि प्रॉक्सीज की तरफ मैंने पहले बात की थी कि प्रॉक्सीज के थ्रू बात हो रही है, सारी प्रॉक्सीज की तरफ ही जा, तो वहां पर जाके अब जनाब चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हो गई। जहां इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वहां पे उनके वर्कर्स भी होते हैं, ये भी ध्यान में रखें। तो वर्कर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्कर, लेकिन बहरहाल जाहिर है कि वो सिक्योर करते हैं, फिर कैसे होता है, तो क्या, तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा एक तो वो अजाब है ना कि बाकी जगह, मगर ये जो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बन गया। अच्छा, इसके ऊपर अगर किसी ने इसकी डिटेल्स देखनी हो तो मैं यहाँ पे एक दो रेफरेंसेस अगर हमने कोई बनाए हों, तो वो मिसाल के तौर पे काउंसिल फॉर रिलेशंस वाले कह रहे हैं कि एक्सटेंशन ऑफ डिजिटल सिल्क रोड टू लैटिन अमेरिका, ये डिजिटल सिल्क रोड है, यानी कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड है रोड, ठीक है, क्योंकि रोड पानी में होता है, पानी में रोड होता है ना, और बेल्ट जो है वो सड़कों पे है, जमीन पे। अच्छा। ये बात बेल्ट एंड रोड के बारे में पहले भी कह चुका हूं। तो ये जो रोड है ये डिजिटल है, कंप्लीटली 5G। समंदर में पानी जितने जहाज जाएंगे वो, तो ये काउंसिल फॉर रिलेशंस का इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है। फिर एक IISS जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की पूरी इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट अगर किसी ने पढ़नी हो 100-150 पेजेस की, चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें जो है वो रॉयटर्स ने भी बड़ा अच्छा पीस लिखा हुआ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टू बूस्ट चाइनीज लैंडिंग इन लैटिन अमेरिका, लैटम। और फिर अटलांटिक काउंसिल ने बहुत डिटेल्ड इसके ऊपर एक उनकी स्टडी आई है, बेल्ट एंड रोड इन लैटिन अमेरिका रीजनल गेम चेंजर। और फिर टाइम मैगजीन इसके ऊपर लिख रहा है कि द US एंड चाइना आर बैटलिंग फॉर इन्फ्लुएंस इन लैटिन अमेरिका एंड पेंडेमिक हैज रेज्ड द स्टेक्स, क्योंकि तमाम तर वहां पर खामोशी था, खबरें सुन रहे कि वहां पे चाइना ने भेज दिया, वहां चाइना ने भेज दी वैक्सीन, चाइना ने वैक्सीन भेज दी, चाइना ने वैक्सीन भेज दी। तो वहां सारा जो है खेल अब ये वहां पर हो रहा है, ये जो घेरा है, ये घेरा अमेरिका के गिर्द डाला गया है। और उस वक्त डाला गया है जब अमेरिका ने कहा यार ये तो बहुत ही फजूल हो गए। वो ट्रंप ने कहा दीवार खड़ी करो, मैक्सिको के काले नंगे भूखे लोग कहां से आ रहे हैं, दीवार खड़ी करो, बंद करो इनको, बस एक तज़ीक वाला फैक्टर आया ना। इस दौरान चाइना वहां पे दौरे करके अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करके सारी, और जनाब उन्होंने उस जगह पड़ाव डाल लिया जहां पहली सर जंग के दौरान सबसे ज्यादा खून बहा है, निकारागुआ, एल साल्वाडोर, ये जितने मुल्क हैं वहां पर उनके तख्ते, ब्राजील में, अर्जेंटाइन में तख्ते उलट दिए, लाखों लोग वहां मुंतखब होता, सदर उसकी तरफ गया, अगर अपना बंदा है तो भी गर्दन उतार दो और जनाब मिलिट्री डिक्टेटरशिप ले आओ।
और उसके बाद फिर वहां पे कौन से इंसानी हकूक चलने थे, वेनेजुएला, ये ब्राजील किसी तरह खड़ा हुआ, उसको भी उन्होंने फिर कहा कि ये कैसे खड़ा हो रहा है, ब्रिक्स जो है इसमें तो इसको भी पीछे करो, इसमें अमेरिका नहीं है। एक पैरेलल ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी ना, ब्राजील, इंडिया, चाइना सारा, उसको भी उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद आपने देखा होगा वेनेजुएला फिर ऑयल के खाना जंगी करवा दी वहां पे। अब जनाब वहां पर चाइना आराम से बैठ के पहुंच गया। ये अमेरिका की जो इंटरनल थिंक टैंक्स है उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है कि आप इस मशरिक़ वुस्ता को देख रहे हैं, देखें सेंट्रल एशिया को देखें। अफगानिस्तान के बारे में एक प्रपोजल ये है फ्यूचर का, अफगानिस्तान के बारे में, कि उसको सेंट्रल एशिया में शामिल कर दिया जाए। अच्छा। और ये प्रपोजल चाइना और रशिया का है कि अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया में, अमेरिका को स्थान है ना सारे, स्थान नाम के जितने लोग हैं वो तो सेंट्रल एशिया में भी हैं, तो जनूबी एशिया में भी, हम भी सेंट्रल एशिया में भी, हम जनूबी एशिया में भी हैं। अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे? अमेरिका कौन है? अमेरिका के स्टेक होल्डर है डॉक्टर साहब अफगानिस्तान। कौन सा अमेरिका, किधर का अमेरिका? नहीं भाई, सही है, अमेरिका सही है, मगर मसला ये है कि इधर की बात हो रही है, वो उधर उनके उधर झांके ना। पहले वो क्या छोटा सा बच्चा कहता था ना, पीछे देखो, पीछे तो देखो उधर लैटिन अमेरिका निकल गया पूरा। तो मसला ये कि इधर तो अब वो उधर वहां पर चाइना की पूरी, और मैं आपको बताऊं इस दौरान तवज्जो यहाँ रही है ना, ये छोटी छोटी खबरें, उधर वो दौरा किया, उधर वैक्सीनेशन, और वो तेजी के साथ उनके। और आपको मैं एक दूसरी बात बताऊं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। जिस दिन ये 15 मुल्क हैं दुनिया में टोटल जो कि ताइवान को मानते हैं, ताइवान का सबसे बड़ा जो सपोर्टर है कौन है? अमेरिका। अमेरिका नहीं मानता, छोटे मुल्कों से मनवाता है। तो उसमें ज्यादातर ममालिक, तकरीबन सारे ही ममालिक कौन है? जो कैरिबियन और साउथ अमेरिका के हैं। तो जिस दिन जाना था शी जिनपिंग ने पैनामा, उसके एक दिन पहले पैनामा ने जो ताइवान को मानता था मानने से इनकार कर दिया और चीन को माना। अच्छा। जहां जहां चाइना जाता है वहां वहां पर वो मुल्क जो है, वो मुल्क चाइना की, ताइवान की हमायत छोड़ के अभी छोटे छोटे मुल्क हैं, उनमें से एक हैटी रह गया। और हैटी का जो सदर है जिसका कत्ल हुआ, उसके बारे में ये इतला आ रही है, ये इतला वहां का लोकल मीडिया ही कह रहा है कि हैटी जो है वो सोच रहा था कि पैनामा और बाकी रीजन के ममालिक की तरह वो भी चाइना की तरफ चला जाए। इस वजह से कत्ल, वल्लाहु आलम, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं ये सब डसे हुए हैं माजी के अंदर। वो सोच रहा था कि मैं क्योंकि रीजन के अंदर सारे ही मुल्क चले गए हैं चाइना, तो मैं भी किसी तरह बेल्ट एंड रोड के अंदर घुस जाऊं। और ये देखें, ये जो क्यूबा की मैंने आपसे बात की ना, आपको पता है हालिया हमारी जो वॉर ऑन टेरर है, इसमें क्यूबा का एक बड़ा, बहुत एक भयानक जगह पे नाम आता है क्यूबा का। और क्यूबा का नाम वहां पर आता है कि क्यूबा का एक जो हिस्सा है उसका जनूब का हिस्सा, उसके ऊपर अमेरिकन्स ने कब्जा किए हुए 100 साल के लिए लीज पे लिया था 1906 या 7 में, और वो उनको वापस नहीं किया। और उसको तारीख हमेशा याद रखेगी उस जगह को। वो एक छोटी सी खलीज, एक पानी दरमियान में गुजरता है, और उस पे साइड पे जो जमीन है उस जगह को, क्योंकि खलीज है जी, खलीज है वहां पे, ये है क्यूबा का इलाका, लेकिन यहाँ पे 100 साल के लिए लीज पे लिया था। इसको कहते हैं गुंतानामो बे, दुनिया का सबसे बड़ा जेल। और वहां पे 40 लोग अब भी मौजूद हैं। उनका डेटा नहीं आ रहा, वॉर ऑन टेरर तो खत्म हो गई है, लेकिन उन 40 लोगों को उनके मुल्क या उनके रिश्तेदार या कौन से लोग हैं अल्लाह जाने, ये बेचारे या वाकई गुनाहगार होंगे या कोई बेगुनाह होंगे, इनका नाम किसी ने लिया नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से एक मतलब दस्तबदस्ता उनसे गुजारिश है कि इस मरहले पे जब तालिबान और सारे एक ऐसे लोग या जो भी लोग थे दाइश वाले, सब ने अपने लोगों को छुड़ा लिया। आफिया सिद्दीकी की बात करें, आफिया सिद्दीकी साहिबा की बात बहुत, अमेरिकन छोड़ने पे तैयार हैं, अमेरिकन छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक से वापस कैसे नहीं तैयार होंगे जब उनसे पेशावराना पता नहीं कौन कौन से लोग छुड़वा लिए, वो कैद खाने टूट रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिनको टेररिस्ट कहा जाता था। आफिया सिद्दीकी को लाके सजा यहाँ पूरी करें, अपनी जो भी करना है बात तो करें। बिल्कुल सही बात करें डॉक्टर साहब, वापस मैं 10 बदस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के बाद कहा जा रहा है कि भारतीय सफारत खाने बंद कर दिए हैं और सफारतकारों को वापस बुला लिया, लेकिन एक तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया जो है वो डबल गेम कर रहा है अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात और फौजियों को असलहा फराहम कर रहा है। ये तो देखें, ये तो इंडिया भी कहेगा पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, पाकिस्तान कहेगा इंडिया डबल गेम कर रहा है। सवाल बात सारी ये है कि सारे जो मुल्क हैं उनके ये ग्लोबल, देखिए मैंने आपसे बात की ना कि एक बड़ी जंग है और उसके मुख्तलिफ थिएटर्स हैं। अब आपको मैंने बताया कि कैसे जो है ये लैटिन अमेरिका जो है वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है जी, ठीक है, और जहां पर किसी की नजर ही नहीं गई अभी तक। हमने तो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हेटी के अंदर मर्डर हुआ है। हेटी का जो मर्डर हुआ है उनके यहाँ चूंकि दो गवर्नमेंट्स हैं, फटा खाना जंगी है, तो उनके फौरी तौर पे गालिबन अगले 24 घंटों में FBI और स्पेशल फोर्सेस के एजेंट्स और अमेरिकन ट्रूप्स, इससे पहले कि कुछ और मामला हो, वहां पे वो पहुंच रहे हैं ठीक है, खाना जंगी रोकने के लिए। हालांकि उनके पास कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मुतालबा कर दिया कि आ जाएं, तो अमेरिकन हंगामी तौर पर नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर। अमेरिकन का प्रिंट तो मस्ट है ना इस वक्त होना। अमेरिका पहुंचेगा, हेटी में बैठे जाके चारों तरफ से इधर उधर सारे चाइनीज बैठ गए। तो मसला ये है कि, और ये वो जगह है जहां पर एक प्रॉपर आप समझें कि जो यानी कम्युनिज्म वाला हिसाब है ना, यानी चूंकि गुर्बत और जब ये यहाँ पर कई जगह ऐसी जहाँ पर जब ये सिविल वॉर्स हुई और खाना जंगी हुई और डिक्टेटर्स को बिठाया गया और हजारों लाखों लोग मारे गए वहाँ पे, चाहे वो एक्वाडोर हो या वो ब्राज़ील हो या अर्जेंटीना, तो यहाँ से उस वक्त लिथियम के बड़े ज़खायर यहाँ से और मुख्तलिफ मादनियात वगैरह यहाँ से होती रही, तो ये बहुत कभी डेवलप नहीं हो सका बहुत ज़्यादा। हालिया चंद बरसों में हमने देखा था कि वेनेजुएला और ब्राज़ील बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया था और ये सारे मुल्क बड़े तेज़ी के साथ ऊपर गए थे। लेकिन यह है कि ये जैसी ख़त्म हुई सर जंग, तो अमेरिका की तवज्जो सारी की सारी, और सबसे बड़ा अगर सत्यानाश किसी आदमी ने किया है तो वो ये फ्रांसिस फुकुयामा ने, एंड ऑफ हिस्ट्री, ये खत्म हो गया, एक ही पार रहेगी दुनिया में, कुछ भी नहीं होगा आगे। फिर उसने आके सैमुअल हंटिंग ने जगाया, नहीं भाई उठो उठो जागो, तभी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होना है, उठो लड़ो मारो मुसलमान। तो वरना वो तो अपनी तरफ से सत्तू पी के वहां पे हम रहेंगे अमेरिका में, सो एंड ऑफ हिस्ट्री। तो बात ये सारी कि वो अब ये प्रॉक्सी है ना, इस प्रॉक्सी के अंदर जो है वो छोटे वेपन्स जो है वो फेशियल रैगिंग, किसको देना है किसको नहीं देना, ऐसा नहीं होगा आपकी जी मैंने गलत आदमी को दे दिया, क्योंकि ये है ना फेशियल रिकग्निशन, इसके थ्रू फेशियल रिकग्निशन के थ्रू पिक्चर गई, एग्जैक्ट पूरा डाटा गया, अच्छा जी इसको एक छोटा वेपन दे दो, ठीक है, इसको एक्सप्लोजिव दे दो, इसको ये दे दो, इसको यहाँ से पहुंचा दो, बाकी काम वो खुद करते रहेंगे बैठ के। और जो पीछे पावर्स हैं वो देखें ना, उनका अपना टूल्स तो रहेगा ना पीछे। प्रॉक्सीज यानी रियासतें भी हैं, रियासत देखें ना, मैंने आपसे कहा जैसे अभी पिछले चंद महीनों के अंदर ही आप देखें कि म्यांमार खुल गया ना, बीच में एक स्पेस खुल गई, एक स्पेस खुल गई ना जमहूरियत पसंद कुव्वतों के वहां पे लैंड होने की, ठीक है ना, फ्यूचर में एक स्पेस तो खुल गई म्यांमार के अंदर। इसी तरह से मैंने आपसे कहा था ना कि प्रॉक्सी का एक रूल ऑफ थंब ये होता है कि अमूमन हाथ रखा जाता है कमजोर के ऊपर, वरना दूर आ जाता है उससे, क्योंकि कमजोर पे, क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत होती है ना, या उतार दिया जाता है किसी बुनियाद पे। प्रॉक्सी वॉर्स लंबी और खूनी होती हैं, लंबी होती हैं और खूनी होती हैं, अल्लाह ना करे अगर शुरू हो जाएं तो लंबी होती हैं और खूनी होती हैं। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि इनको अपना एसेट नहीं बना लेना चाहिए, इनको डंप कर दे। बड़ी मैं एक सख्त बात कर रहा हूं, लेकिन जो सुपर पावर्स का रूल है, जो उनकी जो उनकी एक खूनी किताब है, उसमें यह है कि प्रॉक्सी को यूज करके फेंक दो, ठीक है ना। अब वो प्रॉक्सी उसके बाद यूज किया, चाहे वो कुर्द हो चाहे वो जो भी हो, उनको यूज करो, उनको फेंक दो। और उसमें मुल्क भी लड़ रहे हैं, मुल्क भी समझते हैं, अच्छा लोग जेन्युइनली समझते हैं भाई, लोग हकीकत देखें, लोग छोटे कस्बे में आप चले जाएं, आप छोटे मोहल्ले में चले जाएं, आप घर में, तो लोग हकीकतन, अभी आज़ाद कश्मीर में हमारे गैर मुल्की सफ़ीर गए हैं, ज़ाहिर इलेक्शंस को देखने गए हैं, लेकिन पब्लिक पल्स भी तो ले रहे होंगे ना कि लोगों का क्या इस वक्त रुझान है, महंगाई कैसी है, हालात कैसे हैं, किसको सब। तो बात ये होती है कि उनकी हमेशा दे ऑलवेज सपोर्ट
ये जो प्रॉक्सी के अंदर कोशिश होती है कि उनको सपोर्ट किया जाए जो लोग कुचले हुए लोग हैं, ताकि हमदर्दी का एक वर्ड खुद बहुत हो जाए, या जमहूरियत या इंसानी हकूक या कोई कत्ल हो गया या कोई ऐसे हो गया, नहीं हुआ तो करवा दिया किसी को, पर उसके पीछे खड़ी हो गई पूरी तहरीक। मैंने कहा अभी ये तो होता है इस तरह। अच्छा, फिर जो बड़े टूल्स होते हैं ना पीछे, जो टूल्स के तौर पे अगर सुपर पावर्स ने कहीं, क्योंकि आज की दुनिया में खुफिया जंग नहीं हो पाती ना, क्योंकि अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो वहां पे वोट डालना है ना वीटो का, तो वीटो का वोट जब डालने का टाइम आया कि जी जंग के लिए ऑथराइज कर दिया जाए, देखिए ना अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कहा कि हमें इजाजत दी जाए, इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने इजाजत के बगैर ही हमला कर दिया कि हमारे मफादात को खतरा है। यही तरीका चाइना भी फ्यूचर में इस्तेमाल करेगा कि ठीक है हमें सिक्योरिटी काउंसिल ने सब ने नहीं इजाजत दी अगर किसी जगह पे इन्वॉल्व होने की, लेकिन चूंकि हमारे मफादात को, और वो फिर मिसाल देगा जिस तरह माजी में यूनिलैटरल एक्शन अमेरिकन ने किया जब उनके मफादात को जरूरत पहुंची, हमारे चूंकि मफादात को, और अमेरिका ने अब भी ये कहा है कि हम अफगानिस्तान पे उससे स्ट्राइक करेंगे जब हम या हमारे इत्तेहादियों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा। यही करारदाद चाइना फ्यूचर में यूज करेगा कि हमें या हमारे इत्तेहादियों के मफादात को कोई किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो हम वहां पे यूनिलैटरल एक्शन ले सकते हैं। अमेरिका ने लिया है ना, मिसाल अमेरिका कैसे पूरी की पूरी वहां पे एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, ठीक है, कि लीबिया में क्यों कूदे तो यहां क्यों कूदे, तो निकारागुआ में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, तो उधर क्या हुआ। तब एक सदा जाकर अमेरिका ने कहना भी छोड़ दिया था ना, तो किताब भी छपी हुई है CIA वॉर्स और फलाना दिमाग। तो बात यह कि वो तो पूरा पड़ा हुआ है ना लिटरेचर। अब इस पूरी कहानी में जो देखें मैंने कल भी बात की थी वुल्फ वॉरियर 2, वुल्फ वॉरियर 2 वो आप उसको प्रोपेगेंडा मूवी कहें जो भी कहें, वो चाइना की मूवी है। और वुल्फ वॉरियर 2 के आखिरी सीन उसका जो खत्म हो रहा है वो अफ्रीका के जंगल में दो ग्रोह आपस में लड़ रहे हैं, जिनको वहां पे CIA, ये जो बंदा है छोटी सी दाढ़ी वाला स्मार्ट सा, ये CIA का, ये है उनका जो कमांडो है PLA का, ये PLA है, और वो जो हीरो है खूबसूरत सा वो छोटी दाढ़ी वाला वो अमेरिकन है। तो बात ये है कि जब इनकी और ये वहां पर दोनों पहुंचते हैं ये लेकिन इसको पता चलता है कि ये जो बंदे हैं ये उनका CIA के लिए काम कर रहा है और ये वहां पे सिविल वॉर करवा रहे हैं। तो आखिरी सीन में ये जब उसको मारता है PLA का, मतलब ये कहता है कि ख्याल रखना तुम दुनिया भर में जहां गड़बड़ करते रहे हो आइंदा ख्याल रखना, फिर उसके बाद वो अपना पासपोर्ट दिखाता है PLA का। तो ये फिल्म्स ऑलरेडी देखिए, फिल्मों से ही आपको आइडिया होता है कि अच्छा एक मिनट ठहर जाओ, ये क्या इंटरवेंशन का सोचेगा चाइना फ्यूचर में। चाइना की मूवीज आ रही हैं डायरेक्ट इंटरवेंशन की, चाइना की मूवीज अपने सिनेमा घरों में PLA की यूनिफॉर्म के अंदर कि जी हम दूसरे कहां, ये नहीं कि चाइना में, हम अफ्रीका में पहुंचे हुए हैं, हम मतलब उनकी मूवीज आ रही हैं, ठीक है ना। अब जाहिर है यहां नेटफ्लिक्स पे या यहां तो नहीं हो रहा कोई इस तरह का सिलसिला, लेकिन चाइना में देखी जा रही हैं, उनको लाखों करोड़ लोग देख रहे हैं, एक ज़हन उनको बन रहा है कि अच्छा जी हमने चाइना से बाहर निकल के आगे जाके और वो बता रहे हैं बाकायदा, ये देखो ये हमारा इलाका था, ये हमारा, तो पूरा का पूरा उनका एक मामला ऐसा है कि उसमें चाइना फ्यूचर में इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इंटरवीन किया है। और जाहिर सी बात है कि हर जगह फुटप्रिंट्स अगर हैं और हर जगह फेशियल रिकग्निशन है और डाटा है और साइबर स्पेस है और टेक्नोलॉजी है और 5G है, और ये मुझे बताएं आप पूरे यूरोप से कहेंगे जी 5G ना लो, अमेरिका कहते हैं कि 5G ना लो, और लैटिन अमेरिका में 5G लग जाए तो लैटिन अमेरिका ये साथ मैक्सिको, मुझे बताएं तो क्या भाड़ झोंका अपने सरहदों के ऊपर आपके 5G खड़ी है और जहाज घूम रहे हैं इधर से उधर पैसिफिक में और इधर से इधर। अब इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम, एक तो मैं आपको बताऊं, जब किंग डायनेस्टी वाला वाकया हुआ ना, किंग डायनेस्टी, और उसके बाद जब तो बहुत सारे लोग तो ताइवान भागे ना चाइना के, बहुत सारे लोग इन जजीरों पे भी आ गए। यहां पर इंडियन और चाइना की आबादी, क्योंकि वो यहां इस तरफ भागते थे ना, पैसिफिक इस तरफ भी पनाह लेते थे ना बहुत सारे लोग। कुछ आपको मिलेंगे अफ्रीका की तरफ निकलते हुए, आपको जनूबी साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोग मिलेंगे इंडियन ओरिजिन के, यानी प्री पार्टीशन। तो आपको यहां लैटिन में अमेरिका में फुट। अब इशू यह है कि ये जो यानी आप कहेंगे इंडो पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इंडिया शायद ये भूल रहा है कि इसमें पैसिफिक का ये वाला हिस्सा भी है जहां जो बिल्कुल खाली फ्लैंक है इंडिया का, और यहां पे पूरा का पूरा एक ऐसा बड़े आजम है जो कि बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है, एंटी अमेरिकन, पिछली सर जंग की वजह से, और जहां से बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े डिक्टेटर्स के नाम भी उभरे हैं,
और बड़े बड़े हीरोज के नाम भी उभरे, सही चाहे वो बात है। फिदल कास्ट्रो हो या che गुवेरा। ठीक है सर, नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अड्डे ना देने का फैसला अटल है और दुनिया की कोई ताकत जो है पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म साहब के फैसले के बाद शेख रशीद साहब का ये कहना, क्या वाकई में डॉक्टर साहब स्टैंड करते हैं हुकूमत और हमारे वज़रा जो हैं वो अपने फैसलों पर? करते हैं। शेख साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मुशर्रफ साहब के साथ भी थे। उसका तो क्या हुआ था, अच्छा मुझे समझ नहीं आता कि ये बहुत सारी कैबिनेट तो मुशर्रफ साहब के साथ भी थी, तो ये कैसे स्टांस ले लेते हैं, मगर कर लेते हैं। बड़े शेख साहब की जगह नहीं, और भी बहुत सारे हैं। पीपल्स पार्टी, शाहबाज कुरैशी साहब जी जी, और मुईज़ यूसुफ साहब का तो बिल्कुल डिफरेंट स्टांस था 9/11 के बाद। अमेरिका में थे, जाहिर है, लेकिन बहरहाल ठीक है, वो फिर हालात के लिहाज से आदमी जो है वो देखता भी सूरत हाल को। मैं सिर्फ ये बताऊं आपको कि बहुत बड़ी गलती की है जयशंकर ने, और जयशंकर ने गलती की है जॉर्जिया जाके, रशिया के बाद जॉर्जिया जाके गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। अपने लिए रशिया के दरवाजे बंद किए हैं, क्योंकि रशिया और जॉर्जिया के दरमियान जो टेंशन है, जो कशीदगी है, उनको शायद अबखाज़िया और साउथ ओसेटिया का उन्होंने नक्शा नहीं देखा या तारीख शायद नहीं पड़ी। ये 2008 में जो जंग हुई थी रशिया और जॉर्जिया के दरमियान, बिल्कुल यूक्रेन के मामले में जिस तरह रशिया बहुत सेंसिटिव है, इसी तरह से उसने यहाँ पे दो जगहों पे कब्जा करके और उनको आज़ाद हैसियत दे दी थी, आज़ाद मुल्क बना दिया था। और आपको पता है उन दोनों आज़ाद मुल्कों को, यानी अबखेज़िया को और साउथ ओसेटिया को तस्लीम कौन कौन से मुल्क करते हैं दुनिया में? 4। रूस खुद करता है तस्लीम, सीरिया करता है, बशारुल असद, वेनेजुएला करता है और निकारागुआ करता है। लैटिन अमेरिका, वेनेजुएला और निकारागुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब आप समझ जाएं कि लैटिन अमेरिका, और इनको कौन मानता है? ये अपने जो हैं हमारे ताइवान वाले, इनको कौन मानता है? ग्वाटेमाला, हेटी, होंडुरास, ये मुल्क आपको पूरी जो लिस्ट नजर आएगी, मार्शल आइलैंड्स, पलाओ, ये सारे के सारे छोटे छोटे जजीरे हैं, जिसमें से एक ने निकलने की कोशिश की थी, तो वो तो खैरियत से निकल गया, पनामा जो है, बाकी मुल्क भी निकल गए, लेकिन हेटी में ये मसला खड़ा हो गया और एक मौका भी मिल गया, जाहिर है कि पीस कीपिंग की शक्ल में ट्रूप्स उतर जाएं, जैसे म्यांमार के अंदर हो रहा है मामला। खाना जंगी बड़ी तो कोई ना कोई तो उतरेगा पीस कीपर्स के तौर पे। तो अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन यह है कि इसमें असल बात यह है कि जो लीडरशिप है, देखिए 1-2 दिन का पॉज आया ना इसमें, अफगानिस्तान के अंदर पॉज आ गया 1-2 दिन में, क्योंकि इतनी तेजी से वाकयात हुए कि अब सब अपनी अपनी जगह रुक जाओ, इधर 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 सब रुक जाओ। लेकिन उसके बाद आगे तो बढ़ेंगी ना चीज़ें, आगे बढ़ेंगी। कंधार, बगराम, भाई तालिबान के अंदर भी तो दबाव हो रहा है ना कि भाई कब्जा इतना सारा कर लिया तो आगे एयरबेस पे कब जाओगे। उन्होंने अपने लोगों को समझाना है, दूसरी पावर्स हैं, तो उतना मसल फ्लेक्स कर रहे हैं फॉर पार्ट 2। ठीक है, मैंने उस दिन भी कहा था कि बड़े शहरों पे फौरन नहीं आएंगे, साइड्स पे रहेंगे। मैंने 2 दिन पहले तो साइड्स सारी पेरिफेरीज कब्जा करके बड़े शहरों से पहले या तो बड़ा शहर वाकया होगा या खुदा ना खास्ता कोई और शख्सियत हिट होगी या कोई ऐसी दहशत जिसके इससे, क्योंकि इससे अगला जो भी मरहला है ना, इससे अगला मरहला इससे ज्यादा पुरतशद्दुद है, वो शहर गिरेगा। शहर जब गिरेगा तो जाहिर है कि वहां पे फिर जो गवर्नर्स हैं, तो यहाँ तालिबान भी रुक गए, बाकी फोर्सेस भी रुक गई हैं। और अब ये जो अगले हफ्ते इजलास हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये मैंने आपसे इसीलिए कहा कि जॉर्जिया का दौरा अपने लिए तो अच्छा किया उन्होंने कि वो मलका की बाकियात लेके चले गए, लेकिन यह है कि जॉर्जिया और रशिया के आपस के ताल्लुकात थोड़े देख लेते तो रशिया को, मॉस्को में ये पसंद नहीं आई बात। अच्छा, मॉस्को की बात पसंद नहीं आई, ने पसंद नहीं किया। नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप यूक्रेन के अंदर मतलब किसी बात पे कोई मुल्क इरिटेट हो रहा है, हाँ, तो हमको उससे हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि दूसरा हमारा बरादर मुल्क जो है ना वो इरिटेट ना हो किसी बात पे। तो अगर वो इरिटेट, उनको पता है कि जॉर्जिया का मसला है, तो आप पूरी तारीख में पहले वजीर खारजा के तौर पे पहुंच गए वहां पे जॉर्जिया, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ी तोप हैं। आगे जाके चाइना के साथ मसला होगा तो रशिया तो अभी तक अच्छा रोल प्ले कर रहा है ना इंडिया के साथ, लेकिन ये है कि इस मरहले पे आप ये जो मैसेजिंग करते हैं ये बड़ी खतरनाक भी हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर।
अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।